कॉनकेव मिरर। अब सुनिए, आज हम लोग एक एक करके समझा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक गोलीय दर्पण। अभी आप समझिए, फिर जाने समझ में पूछिए। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो इसकी छोटी सी परिभाषा है, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय का मतलब समझ रहे हो, ऐसे मुड़ा हुआ गोली देखिए हो ना। परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? गोली होता है, उससे गोली दर्पण। ये छोटी सी परिभाषा है, लेकिन अब इसके बारे में समझते हैं कि बनता कैसे है। देखो, अगर एक गोला गोला तो जानते हो, अगर एक गोलीय दर्पण ले लिया जाए, अगर एक स्फेरिकल मिरर ले लिया जाए और इसको बीच से काट दिया जाए, तो इसके कटे हुए भाग को जब आप देखोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर एक ऐसा शेप ले लिया जाए जिसको बीच से काटने के बाद क्या बन रहा है, कुछ इस तरह का शेप बन रहा है, तो क्या करा, वे दर्पण जिनका दर्पण मिरर, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आपका इधर से स्टार्ट होगा। गोलीय दर्पण तो आप जानते रहिए बस। अब ये गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अवतल दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। कॉनकेव ये होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। आई होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो एक एक करके दोनों समझते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स होता क्या है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, जब अगर कोई अवतल दर्पण पहचानना हुआ तो अवतल दर्पण के बाहर वाले भाग पे पालिश होता है और अंदर वाला भाग क्या होता है? परावर्तक तल कहलाता है। अब इधर से मानो लाइट को भेजे, ये नॉर्मल है, तो यहां से जब लाइट टकराएगी ना, तो ये लाइट क्या होगी? टकराने के बाद वापस चली जाएगी। यहाँ होता है P, यहाँ होता है F, यहाँ होता है C। अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, ये क्या होता है, कैसे होता है, और ये यहाँ जाके यहीं से क्यों हमारी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले तो ये समझोगे क्या होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? उभरे हुए भाग पे, अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पे पॉलिश होता है और अंदर वाला भाग क्या होता है? परावर्तक तल कहलाता है। और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में यहाँ पे फिर वही बात, P, यहाँ पे F, यहाँ पे C। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? आपका परावर्तक। देखो, याद करने का आसान तरीका, उभरा हुआ का मतलब बाहर। अब मान लो हमारा ये हाथ है, तो ये अंदर वाला भाग है, ये उभरा है कि नहीं है? उभरा मतलब निकला हुआ। तो जिसमें उभरे हुए भाग पे पालिश होगा और अंदर वाला भाग क्या होगा? परावर्तक तल होगा, वो अवतल दर्पण होगा। और जिसमें उभरे हुए भाग पे पॉलिश नहीं होगा, वो क्या होगा? परावर्तक तल होगा, और अंदर वाला भाग क्या होगा? पॉलिश होगा, उसे क्या कहेंगे? अवतल। समझ में आई बात की नहीं? तो ये अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में केव मीन्स गुफा होता है, अगर आपको स्पेलिंग पता हो तो केव, CAV, केव मीन्स गुफा होता है। तो गुफा क्या होता है? अंदर की तरफ गया रहता है कि नहीं? अंदर गया रहता है। जैसे मान लो गुफा है, एक समझने का तरीका है बस, कि कोई इसकी परिभाषा नहीं। जब गुफा में जाओ या गुफा कोई बना, तो बाहर से देखो तो आगे का कुछ उजाला रहता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाओगे तो अंधेरा होगा कि नहीं होगा? कि बहरे क्या है, ये अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो। अरे केव है ना, गुफा की तरफ, इसी तरह अंदर जा रहा है कि नहीं? तो जिसमें केव वर्ड है, CAVE, भाई जैसे सीख लो, आपको अगर ऐसे याद हो कोई दिक्कत, हम तरीका समझाने की कोशिश करें। केव, केव मीन्स गुफा, तो ये क्या होगा? आपका अवतल होगा। इंग्लिश में अगर जिसमें केव आए, CAV, कन केव, वो क्या होगा? अवतल होगा। इसमें अंदर की तरफ क्या होगा? जाएगा। अगर आप दूसरा दूसरा का क्यों याद करें भाई? दूसरा का क्यों? एक तो याद होगा, दूसरा सेट होगा कि नहीं हो गया? जैसे एक का दोनों है कि नहीं है? ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर वाला क्या है? पॉलिश है, और ये क्या है? इधर वाला परावर्तक है। ई बना लिए तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान देना, ऐसे बना के इधर कर, ऐसे बना के इधर की तरफ कर रहे। तो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। अभी तो बस समझाने के लिए लिखा हूं आपको ये बस। अब इसकी परिभाषा एक एक हेडिंग करके लिखेंगे। तो आप पहली हेडिंग करिए अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। पहली हेडिंग अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। नहीं, पहले हेडिंग करिए, इसको नहीं बनाना। अब बना लियो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बना लियो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर बस नाम लिखे हो तो भी दिक्कत। अवतल दर्पण लिखिए। वो बोले, वह गोलीय दर्पण
वह गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण से बना है, वह गोलीय दर्पण, वह देखो इसकी परिभाषा हम एकदम इसी से बता रहे हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरे हुए भाग पर, जिसके उभरे हुए भाग पर, उभरे मतलब निकला हुआ, उभरे हुए भाग पर, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होता है, पॉलिश होता है, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होता है, तथा तथा होता है, तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग या अंदर वाला भाग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, दबा हुआ भाग या ब्रैकेट में करके अंदर वाला भाग, दबा आइए ना अंदर की तरफ, दबा हुआ या अंदर वाला भाग परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है, उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ई वाली लाइन जो आ रही है, बताओ इस लाइन को क्या बोलोगे आप? आने वाली किरण को क्या कहते थे? आपतित किरण, वही सब कुछ रहेगा, आपतित किरण, आपतित किरण। अब बताओ इधर पालिश है तो इसको क्या बोलोगे? कलई सतह या फिर पॉलिश सतह, दोनों आप लिख सकते हो, कलई सतह या पॉलिश सरफेस बोलो चाहे सतह बोलो। ई बताओ कौन सा सतह है? परावर्तक तल, सतह मतलब तल, ई क्या आपका, ई क्या है आपका? परावर्तक तल, और इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। देखो मेरी बात आप समझ लो कि आप परिभाषा लिखे और फिगर नहीं बनाए, आप आधा नंबर ऐसे अपना कटवा दिया, आधा ज्यादा भी काट देगा, समझ रहे हो ना? जैसे मान लो आपको ऑर्थो दर्पण परिभाषित करना है, मान लो 1 नंबर में आपको, 1 नंबर में सर भाई 20 नंबर का पेपर है आपका, फिजिक्स 20, 20 केमिस्ट्री 30 भाई, तीनों बांटा ना उसी में, तो तुमको क्या लगता है 20 नंबर में 5 नंबर का सवाल कभी देगा इतना बड़ा सा? मैथ तो है नहीं कि 5 नंबर वाले सेक्शन में भी जाओगे, इसमें बड़ा बड़ा नहीं आता, 1 नंबर 2 नंबर बड़े से बड़ा क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या करना होगा? परिभाषा पे आधी नंबर और फिगर पे आधी नंबर, बढ़िया दे दिया तो भाई उसके बाद उसके हिसाब से सेट करेगा। तो क्या ये बात समझ में, परिभाषा में कुछ भी अलग हमने नहीं लिखवाया है। वह गोलीय दर्पण, सर गोलीय दर्पण क्यों लिखवा रहे हैं भाई? गोलीय दर्पण इसका पिता है, इनको उत्पन्न करने वाले कौन? गोलीय दर्पण, दर्पण से ही तो बना, गोलीय दर्पण से, समझ आई बात की नहीं? गोलीय दर्पण ही तो इसको बनाया है काट के अपने आप को। ये क्या कह रहा है कि वह, तुम सो रहे हो, क्या करते हो घर पे तुम लोग? वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ मतलब बहरे निकला हुआ, क्या रहेगा? पॉलिश रहेगा, और उसका दबा हुआ भाग, अंदर वाला भाग क्या होगा? परावर्तक सतह होगा, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, कहोगे सर बस ये हम लोग अब बना देंगे, तो बोलो कितने लोग इसको बना देंगे परिभाषा? 1 2 3 4 5, बाकी लोग अगर ये लगता है कि नहीं बोल पाएंगे तो बोल दो यहाँ हम तुमको नंबर बोर्ड का देंगे नहीं भाई, गलत है सही बोलोगे नीचे करो, चलो बोलो भाई, अखिलेश जी बोलिए, इसको आप कैसे परिभाषित करोगे? वह गोली दर्पण, हाँ देख के इसको बोलो, चलो भाई पीछे वाला बीच वाला लड़का बोलिए, याद है तुम्हें? याद का मतलब बता लोगे? चलो भाई तुम बोलो, बोलोगे? हाँ तो बोलो, तुम बोलो, चलो डरते ज्यादा हो यार ना, इससे तो गड़बड़ी है। डरना क्या है, गलत से ज्यादा क्या होगा बोलो? यहाँ पे कुछ गलत से ज्यादा भी होने वाला है तुम्हारे साथ, अभी बोलोगे गलत सही तो आगे सही करोगे, अब वहीं डर गए तो सब कुछ नहीं होगा। आप बोलो भाई, हाँ उभरा हुआ भाग, अरे उभरा हुआ भाग तो ये ना भाई, इसका बताना भाई, उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, और दबा हुआ भाग पॉलिश या कलई किया गया रहता है, इसे क्या कहते हैं? बस एकदम आसान है, बैठ जाइए। देखो बनाने से ना डरो भाई, अभी नहीं बनाना सीखो तो कब सीखोगे? जो बनाने से डर गया, आप एक चीज नोटिस किए होंगे, लोग बहुत इसके बारे में बहुत बोलते हैं कि अरे यार
हम 12 घंटा नौकरी करते हैं, हमको इतना लेबर वर्क में बहुत कम पैसा मिलता है। जैसे किसी कंपनी में जाओगे, एसी में बैठा है, उसकी सैलरी 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख है, और लेबर लोग खट रहे हैं 12 घंटा, एक दिन का 400 500। उसमें वो क्या करता है, स्मार्ट वर्क करता है। वो लेबर वाला ज्यादा दिमाग उसके प्रेशर मैनेजर के ऊपर है। अगर कुछ गड़बड़ाएगा तो मालिक किसको प्रेशर करेगा, उसको ना। 20 लोग काम कर रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत हो गया तो स्मार्ट वर्क का मतलब क्या, जो दिमाग वाला काम करता है उसका पैसा ज्यादा रहता है, और जो लेबर वर्क करता है उसका पैसा कम रहता है। मतलब अगर आप यहाँ पे अपने ऊपर लोड नहीं अभी लोगे तो बाद में बनाने नहीं आएगा। सीधी बात कि जब, अब जैसे बीच वाला डर गया, अरे भाई गलत होगा ना भाई, गलत से ज्यादा क्या होगा, कि जब किसी गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है, तथा दबा हुआ भाग क्या होता है, तलई या फिर पॉलिश किया गया रहता है। तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर कहते हैं। लिखिए लिखिए इसको बनाए नहीं हो अभी, आप बना लीजिए, आप लोग फटाक से बना लो, उसके नीचे बना लो फट से, फिर आगे चलो, इसको बनाइए। देखो इन सभी नामों से अब अभी कंफ्यूज मत होना कि सर ये पी है, ये एफ है, ये क्या है। अभी इन दोनों को लिखवाने का सबका लिखवाऊंगा, जैसे उसमें लिखवा था ना कि पृष्ठ क्या है, उसके बाद आपतित किरण परावर्तित पूरा लिखवा था ना, इसी इसका भी नाम अभी लिखवाएंगे सबको, क्या होता है ये, इससे भी पूछता है सवाल। पहले इसको लिख लो फिर समझा रहे, इसको लिखो फिर। हो गया, और इसमें बस एक बनाना, इसके बाद तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक तल, कलई सतह, ये सब तो आप जानते ही, बस बना दो। बोले, चलिए लिखिए, वह गोलीय दर्पण, इसमें लिखिए सेकंड वाले में, उत्तल दर्पण में, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ चाहे बाहर निकला भाग, दोनों एक ही बात है। वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है, तथा दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग पॉलिश या कलई किया होता है, पॉलिश या कलई किया होता है, किया होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये बात भी समझ में आपको में भी आ गया होगा कि भाई क्या होता है, उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक तल है, दबा हुआ भाग क्या है, और ये वाला क्या है आपका आपतित किरण, ये क्या है परावर्तित किरण। इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखेंगे परावर्तक तल, परावर्तक तल, और इसको लिखेंगे क्या, पॉलिश या कलई सतह, सतह, ठीक। इसको बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कौन सा, हाँ बस वही बताने जा रहा हूँ, अभी बोला था ना कि पहले आप इसको लिख लो, फिर इसके बारे में अभी बताऊंगा एक एक करके। अभी बस आप लिख लो, इसके बाद यही टॉपिक है कि ये सब क्या है। अगर आप लोगों को याद हो तो लिखवाए थे ना कि क्या होता है आपका ये सरफेस क्या होता है, इसके पहले तो आपतित किरण, परावर्तित किरण,
ये सब लिखवाए थे ना, वैसे ही इसमें भी लिखवाएंगे। इसका नाम क्या है, पी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, अब सब चीजें इसी पे बात करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जानोगे सवाल लगाने में दिक्कत होगा। अब इसको हटा दें, सब लोग बना लिए हो ना, आओ तब करते हैं इसको। इसको हटा रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे मान लो पूछे कि एक दर्पण को बनाने के लिए कितने गोली दर्पण यूज होते हैं, एक दर्पण को बनाने के लिए कितने गोली दर्पण, एक गोली दर्पण यूज होता है। भाई एक गोली दर्पण लोग काटोगे तब बन एक दर्पण बनेगा, लेकिन जब लेंस में जाओगे तो वहां एक लेंस को बनाने के लिए 2 ठो यूज करते हैं, तो वो अभी उस पर बात करेंगे। बात अब देखो बहुत ध्यान से कि कौन सा है, बताओ दर्पण कौन सा है, ये बाहरे उभरा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, केव, ध्यान रखना। ये आपका पी है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। इसको जितना है सब फिर से लिखेंगे, क्योंकि इसका नाम लिखने जा रहे हैं। इसका इधर कर लेंगे, देखो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, इंग्लिश बोलते हैं पोल। पहले समझिए, ये होता है आपका फोकस, FOCUS, और हिंदी में भी फोकस, इंग्लिश हिंदी सेम सेम इसका। इसको बोलते हैं क्या, सेन, पहले हिंदी लिखते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। हाँ हिंदी में बोलते हैं सेंटर, CENTRE, केंद्र को सेंटर बोलते हो ना, और वक्रता को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना स्पेलिंग, CUR वेचर। हिंदी इंग्लिश साथ लेके चलना, छोड़ना मत। ये वक्रता केंद्र, ये फोकस है, इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस इंग्लिश में भी हिंदी में भी फोकस। ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं पोल, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या आपका पॉलिश सरफेस, कलई सतह, सतह। ये क्या लिखवाए थे बोलो, किसी को याद आ रहा है, सतह लिखवाए थे बस, सतह, सरफेस, सरफेस। अब ध्यान दो, यहां से यहां तक के बीच की दूरी, इसको स्मॉल एफ, ध्यान देना कि कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ है। कैपिटल एफ लिखोगे तो फोकस, और स्मॉल एफ लिखोगे तो फोकस दूरी हो जाएगा। ध्यान देना, इसको गलत मत करना कि एफ है तो लिख देते हैं। इसका नाम होता है इंग्लिश में फोकल लेंथ, और हिंदी में क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक, सर नाप कहाँ से रहे आप भाई, जो है पोल है ना, पोल, पोल देख रहे हो ना, जहाँ पोल है वहां से नाप रहे हैं, ये पोल से नाप रहे हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल। अच्छा बताओ, अगर एक सर्कल है, वृत्त समझते हो ना, तो उसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हो, त्रिज्या। त्रिज्या किससे दिखाते हो, R से दिखाते हो कि नहीं। वैसे इसको भी सोचो ना, अगर इमेजिन करो तो कुछ इस तरह का ही रहा होगा बेचारा, इसको तो काट के हम लोग दिया दिए हैं, तो वृत्त जैसा रहा है ना, सर्कल जैसा था कि नहीं। तो बोलो यहाँ से, इसका क्या है, C फॉर सेंटर है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलोगे, रेडियस बोलोगे कि नहीं। रेडियस किससे बना रहे हो, कर्वेचर से, तो नाम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा, इसको बोलते हैं क्या, इस वाली दूरी को क्या बोलते हैं, कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। और हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ क्या वक्रता केंद्र है ना, ये वक्रता, भाई इसमें सेंटर था तो केंद्र बोले, इसमें रेडियस हो तो क्या बोलोगे, बोलो ना वक्रता त्रिज्या बोलोगे नहीं। ऐसे सेट करो उसको, याद करने में आसानी रहेगी। क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, फिर से एक बार इसको बता रहे हैं क्या है। ये एक आपका कैसा दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, हिंदी में। अब यहां से इसके, अब देखो ये तो अभी नाम लिखा, इसकी परिभाषा लिखेंगे, अब परिभाषा लिखने में दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो छोटी सी बात बता रहा हूँ कि क्या है, ये वृत्त का केंद्र है ना, दर्पण जो होता है उसका गोली दर्पण का केंद्र है ना, तो गोली दर्पण के केंद्र को ही क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र बोलोगे। अब गोली दर्पण की जो त्रिज्या है उसको क्या बोलोगे, वक्रता त्रिज्या बोलोगे। गोली दर्पण और
सॉरी वक्रता केंद्र और पोल के बीच के बिंदु को क्या, एकदम बीच के बिंदु को क्या बोलेंगे? आप फोकस से पोल के बीच की दूरी को क्या बोलोगे? परिभाषा थोड़ी थोड़ी समझा रहा, समझ में आ रहा है कि उसी सेट कराओ कि नहीं? परिभाषा में तो कहीं तुम्हें नहीं लगेगा कि नहीं ये सर एकदम अजीब से, बुक वाली लैंग्वेज से हम लोग हट के थोड़ा लिख रहे हैं, जहां हो सकता है वो भी लिख रहे हैं। तो बोलो इसको क्या बोलते हैं? एकदम दर्पण के बीचों बीच वाले भाग को क्या बोलोगे? ध्रुव बोलोगे। अच्छा बताओ ए लाइन को क्या बोलोगे? कैसे परिभाषित अगर करना हुआ तो ऐसी सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और पोल से होके गुजरती है। सर ऐसे नहीं बोल सकते हैं सीधी रेखा, भाई कहां से गुजरी सीधी रेखा? तो ऐसा खींच सकते हो, ऐसा खींच, सीधी रेखा है ना, लेकिन ऐसी सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और पोल दोनों से होके गुजरे। बात मेरी समझ में आ रही? तो अभी समझा रहा हूँ, लिखवाते समय एकदम फिल्टर कर दूंगा। बोलो ये क्या है? पोल है, हिंदी में ध्रुव। ये क्या है? एफ कैपिटल, फोकस, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और इसका क्या नाम है? केंद्र। किसका? वृत्त का है। सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ इसमें भी रहेगा और यहाँ पे आर आ गया, रेडियस ऑफ रहेगा। यहाँ सेंटर ऑफ, यहाँ रेडियस ऑफ, कर्वेचर कर्वेचर दोनों में रहेगा। याद करने का तरीका, इसमें सी आया ना तो सेंटर ऑफ रहेगा, इसमें आर आया तो रेडियस ऑफ रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलोगे? फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हम एक चीज बस आपसे कहेंगे, जितना पढ़ाओ पर डे पढ़ो ना, टेस्ट के दिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना पढ़ा दो, अभी नहीं कि कल बंद होगा तो कल पढ़ना स्टार्ट करें, पीछे का पूरा तैयार कर लो, गिनोगे तो आप पता चलेगा। मुझे तो पता नहीं है। फेयर कॉपी सभी लोग बना रहे हो ना? फेयर कॉपी लिखते जाओ, लिखते जाओ, इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो। और दूसरी बात, डेली आओ भाई, अतुल जी डेली आइए, ठीक है? जब आ रहे हो तो डेली आओ, बहुत रेयर केस में छुट्टी मारो, ठीक है? क्योंकि जब पढ़ने में माइंड भगवान सही दिए तो उसका पूरा यूज करो। डेली आओ, कोई क्लास में छोड़ो। बहुत रेयर केस में आप फंस गए कहीं, तभी गायब हो, तो छोड़ो मत क्लास। एक दिन छोड़ने के बाद अगले दिन बहुत डिस्टर्ब हो जाता दिमाग, ये वाले सर क्या पढ़ा दिए, पहले पूछोगे अपने दोस्तों से, कंफ्यूजन रहता है। तो सब लोग तैयार करें, अगली क्लास में फिर सोच रहे हैं, कल तक के बाद फिर आपका रिवीजन स्टार्ट कर दें या मैथ कर दें। अगर आप